हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइलोस फर्स्ट थ्योरम को बहुत सिंपलेस्ट तरीके से प्रूफ करेंगे। आपको इसके अलावा जो भी प्रूफ मिलेगा इससे डिफ़िकल्ट होगा। ये जो प्रूफ हम यहाँ करने जा रहे हैं ये सबसे आसान है। साइलोस थ्योरम में मेनली 3 थ्योरम्स हैं। तो फर्स्ट साइलो थ्योरम एग्जिस्टेंस ऑफ साइलो सबग्रुप्स के बारे में है। सेकेंड साइलो थ्योरम ये बताती है कि कोई भी 2 साइलो पी सबग्रुप्स हमेशा कॉन्जुगेट होंगे। और जो तीसरी और लास्ट साइलो थ्योरम है, थर्ड साइलो थ्योरम है, वो नंबर ऑफ साइलो पी सबग्रुप्स के बारे में बताती है। तो साइलो थ्योरम का फर्स्ट साइलो थ्योरम का मोस्ट जनरल स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं। इन सम सेंस ये एक्सटेंशन है कॉची थ्योरम का। कॉची थ्योरम जो हमने अर्लियर प्रूफ किया है, पहले हमने फाइनाइट एबेलियन ग्रुप के लिए प्रूफ किया था, उसके बाद हमने फाइनाइट ग्रुप के लिए कॉची थ्योरम प्रूफ किया था। और वो ये कहता है कि अगर P कोई प्राइम है जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड कर रहा है तो P ऑर्डर का एक एलिमेंट ज़रूर होगा उस ग्रुप में। और P ऑर्डर का एक एलिमेंट है तो ऑब्वियसली P ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिल जाएगा। इस रिज़ल्ट को साइलो थ्योरम और एक्सटेंड करता है। तो चलिए साइलो फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। मोस्ट जनरल स्टेटमेंट है, लेट P बी अ प्राइम and M a positive integer such that P to the power M divides order of group G। ऑब्वियसली P टू दी पावर M ऑर्डर ऑफ ग्रुप G डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स कि G जो ग्रुप G होगा वो फाइनाइट होगा, तो इसको हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर G को हम जनरल ग्रुप ले रहे हैं, मीन्स कि ये हम मेंशन नहीं कर रहे हैं कि ये अबेलियन है या नहीं है। ये कोई भी फाइनाइट ग्रुप हो सकता है जिसको P टू दी पावर M अगर डिवाइड कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट a subgroup H of G such that order of H equal to P to the power M हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर M equal to 1 ले लें तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, जस्ट कॉची थ्योरम, पर्टिकुलरली कॉची थ्योरम हो जाएगा। तो इसलिए जो साइलो फर्स्ट थ्योरम है समहाउ ये कॉची थ्योरम को और एक्सटेंड करता है। यहाँ पर हमने m को फिक्स नहीं किया है। m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ऐसा इंटीजर जिसके लिए P टू दी पावर m ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। तो m अगर 1 है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कुछ भी हो, बस P टू दी पावर m ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो एक हमें तुरंत ही एक सब ग्रुप मिल जाएगा जिसका ऑर्डर P टू दी पावर m होगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर 2 पावर 4 इंटू 3 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप है तो 2 टू द पावर 1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिल जाएगा, 2 टू द पावर 2 ऑर्डर का भी सब ग्रुप मिलेगा, 2 टू द पावर 3 ऑर्डर का भी सब ग्रुप मिलेगा और 2 टू द पावर 4 ऑर्डर का भी सब ग्रुप मिलेगा। क्योंकि 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 एंड 2 टू द पावर 4 ये सभी इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो बस ऐसा m हो, कोई भी m हो सकता है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कुछ भी हो सकता है। जब भी हम ऐसा m चूज़ करें जिसके लिए P टू दी पावर m ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा तो एक एलिमेंट हमें मिल जाए, एक ग्रुप मिल जाएगा, एक सब ग्रुप मिल जाएगा H जिसका ऑर्डर P टू दी पावर m हो जाएगा। कभी कभी साइलो फर्स्ट थ्योरम ये मोस्ट जनरल फॉर्म है, इसका स्पेसिफिक केस कभी कभी हम लिख देते हैं और उसको भी साइलो थ्योरम बोल देते हैं। वो क्या है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये मोस्ट जनरल स्टेटमेंट है। और जो सेकंड है इसका स्पेशल केस है जो अब इसी से कंक्लूड कर सकते हैं। कभी कभी इसको कोरोलरी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, कभी कभी इसी को साइलो थ्योरम, साइलो फर्स्ट थ्योरम भी मान लेते हैं। ये क्या है,
सपोज G is a group of finite order and P is a prime number if P to the power m divides order of group G and P to the power m plus 1 is not a divisor of order of group G, that is P to the power m plus 1 doesn't divide order of G, then G has a subgroup of order P to the power m। ऑब्वियसली जो स्टेटमेंट सेकेंड है उसको हम फर्स्ट से कंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि कोई भी P टू द पावर m, कोई भी m आप चूज़ करिए, अगर वो ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो हमें P टू द पावर m ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिल जाएगा। लेकिन हम स्टेटमेंट 2 से फर्स्ट को कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्रुप G का ऑर्डर कुछ ऐसा है 5 टू द पावर 3 इंटू 7 है, तो स्टेटमेंट सेकेंड इम्प्लाई कर रहा है कि ग्रुप G के पास 5 टू द पावर 3 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा, क्योंकि 5 टू द पावर 3 ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 5 टू द पावर 4 ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए 5 टू द पावर 3 ऑर्डर का एक सब ग्रुप हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बता रहा है कि 5 या 5 स्क्वायर का सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा इस ग्रुप G के पास, ये हमें स्टेटमेंट फर्स्ट बताता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मोस्ट जनरल है, हम इसी को प्रूफ करेंगे और इससे अपने आप ही सेकेंड स्टेटमेंट कंक्लूड हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकेंड के इक्विवेलेंट एक और स्टेटमेंट होता है, उसको भी हम स्टेटमेंट लिख देते हैं कि सपोज G is a group such that order of group G ये क्या है P to the power m into n है, P to the power m into n है, where P is a prime number and P and n are co-prime to each other, यानी कि n में n P से डिविजिबल नहीं है या n P का मल्टीपल नहीं है, then G has a subgroup of P to the power m ऑर्डर। तो ये स्टेटमेंट जो थर्ड हमने मेंशन किया है ये भी सेकेंड के इक्विवेलेंट है। यहाँ पर हमने जो ग्रुप G है उसका ऑर्डर स्पेसिफिक कर दिया है। यहाँ पर ऑर्डर से हमें क्लियरली पता चल रहा है, ये कंडीशन एडिशनली दिया है, ये दे सकता है या तो कह सकता है कि P डजन डिवाइड n। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम पावर है P की वो क्या हो सकती है, P की पावर m हो सकती है जो ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड करेगी, इसलिए हमें P टू द पावर m ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि P टू द पावर m प्लस 1 ये कभी भी ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि P और m का जो GCD है वो n है या P नंबर n को डिवाइड नहीं करता है। तो ये जो स्टेटमेंट थर्ड है वो और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा मोस्ट जनरल स्टेटमेंट है। तो हम स्टेटमेंट फर्स्ट को प्रूफ करेंगे और उसी से हमारा सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट
डायरेक्टली कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट से फर्स्ट स्टेटमेंट को हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम मोस्ट जनरल स्टेटमेंट फर्स्ट को प्रूफ करने जा रहे हैं। सो प्रूफ इज हियर एज यूजुअल, जैसा कि हमने कॉची थ्योरम में अप्लाई किया था। कॉची थ्योरम का ये एक्सटेंशन है। कॉची थ्योरम को हमने इंडक्शन मेथड से प्रूव किया था, तो इसे भी हम इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो वी विल प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन on order of group G. Note that the result is backwardsly true for all groups such that order of G equal to 1. अगेन क्यों बैकवर्सली ट्रू है? क्योंकि अगर ग्रुप G का ऑर्डर 1 हो जाएगा तो ऐसा कोई भी प्राइम नहीं होगा या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m नहीं मिलेगा जिसके लिए p टू द पावर m ग्रुप G को डिवाइड करे। इसलिए हमें कंक्लूज़न के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और या तो आप इंडक्शन n इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, मीन्स की ऑर्डर ऑफ ग्रुप G 2 ले सकते हैं, जैसा कि मैंने कॉची थ्योरम में भी मेंशन किया था। और उस केस में सिर्फ p टू द पावर 1 ही ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर 1 ही अगर हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप G 2 ले लें, इंडक्शन 2 से स्टार्ट करें, तो सिर्फ p इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा और m इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, तभी ये ग्रुप G को डिवाइड करेगा। और उस केस में जो हमारा h होगा, जो सब ग्रुप है, वो G के बराबर हो जाएगा, तब भी हमारा इंडक्शन n इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। नाउ सपोज दैट ये हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस है। सपोज दैट द रिजल्ट holds for all groups of order of orders less than that of G। मीन्स ये हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस है। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है वो होल्ड कर रहा है सभी ग्रुप्स के लिए जिसका ऑर्डर ग्रुप G के ऑर्डर से स्मॉलर है। इसका क्या मीनिंग है? इट मीन्स इफ T इज एनी ग्रुप of order less than order of group G, and if p to the power k divides order of T, then T has a subgroup of order p to the power k. Now we shall prove the result also holds for group G. We are given that
p to the power m divides order of group G। इसे हम दो केस में प्रूव करेंगे। केस फर्स्ट, let p to the power m divide the order of a proper subgroup H of G, that is p to the power m divides order of H, where H is proper subgroup of G. Hence we can apply the induction hypothesis. Hence by induction hypothesis, H, and hence G has a subgroup of order p to the power m। h का कोई भी सबग्रुप g का भी सबग्रुप होगा, तो इंडक्शन हाइपोथेसिस हम h पे अप्लाई करेंगे तो एक हमें सबग्रुप मिलेगा p टू द पावर m ऑर्डर का, और वो सबग्रुप ऑब्वियसली g का भी सबग्रुप होगा जिसका ऑर्डर p टू द पावर m हो जाएगा। तो इस केस के लिए हमारा इंडक्शन हाइपोथेसिस से डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं। ये जो रिज़ल्ट है साइलोफास थ्योरम, ये कॉसी थ्योरम का एक्सटेंशन है। इसकी वजह से इसका जो प्रूफ है पैरेलल सेम वे में वैसे ही होगा जैसा कि हमने कॉसी थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप प्रूफ किया है। तो अब हम आते हैं केस 2 में। तो जैसा कि हमने कॉसी थ्योरम में लिया था, तो केस 2 में हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे लेट p टू द पावर m doesn't divide order of H for all proper subgroup H of G, for all subgroup H of G। Now we have classical class equation for conjugacy action for the group G, order of group G equal to order of center of group G plus summation order of group G divided by order of normalizer of A, where A does not belongs to center of group G। इससे हम स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ वी नो दैट कि A doesn't belongs to Z if and only if normalizer of A not equal to G। और नॉर्मलाइज़र हर एक एलिमेंट का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो नॉर्मलाइज़र है वो ग्रुप G के बराबर नहीं है, मीन्स ये प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा। और इसलिए ये इम्प्लाई करेगा कि जो p टू द पावर m है वो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ A को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, अगर A सेंटर में नहीं है तो उसका नॉर्मलाइज़र ग्रुप G के बराबर नहीं होगा, मीन्स कि प्रॉपर सब ग्रुप हो जाएगा। और हमने एज्यूम किया है कि किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप को, ग्रुप G के किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप को p टू द पावर m डिवाइड
नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा p टू द पावर m डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ a। और सिंस जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप G है उसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ a इंटू ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ a। एंड p to the power m divides order of group G. This implies p to the power m divides order of group G divided by order of normalizer of A into order of normalizer of A। और ये इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A फॉर ऑल A does not belongs to center of group G as p to the power m doesn't divide ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ ए। इस चीज़ को बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर जो दिया हुआ है कि यहाँ पर जो p टू द पावर m है ये डिवाइड कर रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट को, और जो p टू द पावर m है ये इसको नहीं डिवाइड कर रहा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ a को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ ए है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें p टू द पावर m कॉमन नहीं हो सकता है। इसके ऑर्डर में मैक्सिमम जो कॉमन हो सकता है p टू द पावर m-1 तक ही कॉमन हो सकता है, क्योंकि अगर इसके ऑर्डर में ये कुछ, इसका ऑर्डर p टू द पावर m-1 इंटू r टाइप का होगा। अगर इसका ऑर्डर p की पावर m यहाँ पर कॉमन हो गया तब ये p टू द पावर m से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन p टू द पावर m इसको डिवाइड नहीं कर रहा है ऐसे सभी पॉइंट a के लिए जो सेंटर में नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि ये एटमोस्ट जो इसका ऑर्डर है एटमोस्ट p टू द पावर m-1 से डिवाइड हो सकता है, p टू द पावर m से कभी डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये जो रिमेनिंग फैक्टर है इसमें कम से कम एक p तो कॉमन रहेगा ही, एक p का फैक्टर कॉमन रहेगा ही, क्योंकि अगर इसमें एक भी p का फैक्टर कॉमन नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि p टू द पावर m इस फैक्टर को डिवाइड करना शुरू कर देगा, और p टू द पावर m इस नॉर्मलाइज़र ऑफ a को कभी इसके ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसकी वजह से जो प्राइम p है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ a फॉर ऑल a दोज विच आर नॉट इन सेंटर ऑफ g। इसको दूसरी तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा p टू द पावर m डिवाइड कर रहा है, इसका अगर हम ऑर्डर ले लें, मान लीजिए जो ग्रुप G का ऑर्डर है, ग्रुप G का ऑर्डर है समथिंग p टू द पावर m इंटू n टाइप का है, या और भी ले सकते हैं n1 इंटू n2 टाइप का है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर ऑफ ये G अपॉन नॉर्मलाइज़र ऑफ A और ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ A इन दोनों का प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ ग्रुप G के बराबर हो रहा है, और हमें ये मालूम है कि जो p टू द पावर m है ये ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ A को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कम से कम एक p यहाँ पर ज़रूर रहेगा, एक p का फैक्टर इस पोर्शन में ज़रूर रहेगा, तभी ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र A को p टू द पावर m डिवाइड नहीं करेगा। अगर इसमें p कॉमन नहीं हुआ मीन्स कि जो ऑर्डर ऑफ G अपॉन नॉर्मलाइज़र ऑफ A इसका जो ऑर्डर है कुछ ऐसे हो सकता है p इंटू n1 टाइप का, और जो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ A है वो हो सकता है p टू द पावर m-1 इंटू n2 टाइप का। तभी यहाँ पर आप देखें इसको कभी भी p टू द पावर m डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक p यहाँ पर रिमेनिंग रह गया है। अगर यहाँ पर p फैक्टर नहीं होता तब यहाँ पर
क्या हो जाता है, p टू द पावर m हो जाता है, और उस केस के लिए ये नॉर्मलाइज़र का ऑर्डर है, नॉर्मलाइज़र ऑफ a का ऑर्डर है, और उसको p टू द पावर m डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। और हमने पहले ही एज्यूम किया है कि ये नॉर्मलाइज़र ऑफ a को p टू द पावर m डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए इस फैक्टर में, इस वाले फैक्टर में कम से कम एक p ज़रूर कॉमन होगा। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, अगर एक भी p यहाँ पर नहीं है, एक भी p नहीं है यहाँ पर, तो p टू द पावर m नॉर्मलाइज़र ऑफ a को डिवाइड कर देगा। बस ये रीजनिंग है, इसको अगर आपने समझ लिया तो सारा रिजल्ट इसी रीजनिंग पर डिपेंड करता है। ये क्या इम्प्लाई करेगा, चूँकि p डिवाइड कर रहा है ऐसे सभी a के लिए जहाँ पर a सेंटर में नहीं है, इसका मतलब p डिवाइड कर देगा, p डिवाइड करेगा समेशन ऑफ a नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ z ऑर्डर ऑफ g डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ a। ऐसे चूँकि ये होल्ड कर रहा है ऐसे सारे a के लिए जो सेंटर में नहीं है, इसलिए ऐसे सारे a जो सेंटर में नहीं है उसके ऊपर समेशन भी ले लेंगे, तब भी p इसको डिवाइड करेगा। और ये इम्प्लाई करेगा कि जो p है वो डिवाइड कर रहा है, चूँकि p टू द पावर m ग्रुप g के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए p ऑर्डर ऑफ g माइनस समेशन a डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ g यानी z ऑर्डर ऑफ g डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ a। और बाय इक्वेशन स्टार ये किसके बराबर है, ये होल थिंग ये बराबर है ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g के, ऑर्डर ऑफ सेंटर यानी ऑर्डर ऑफ z के। तो जो p है, प्राइम p है, वो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ z को डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम कॉची थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, सिंस p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ z, therefore by Cauchy theorem for finite abelian group, Cauchy theorem सेंटर हमेशा अबेलियन होता है, इसलिए Cauchy theorem for finite abelian group, for finite abelian groups there exists an element a belongs to z such that order of a equal to p। ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ ए p है, इसके लिए जो a है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। और एंड ऑब्वियसली जो ऑर्डर है k का वो किसके बराबर हो जाएगा, प्राइम p के बराबर हो जाएगा। नाउ k सब ग्रुप है z का, और इसलिए ये इम्प्लाई करेगा जो सब ग्रुप k है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए g का, दैट इज k इज नॉर्मल इन g। और k अगर नॉर्मल है, नॉर्मल सब ग्रुप है g का, तो हम g बाई k एक कोसेंट ग्रुप बना सकते हैं। ये बहुत आसान है समझना कि अगर k कोई भी सब ग्रुप है सेंटर का, तो जो k होगा वो नॉर्मल हो जाएगा ग्रुप g में। इसके लिए हम सिंपली देख सकते हैं कि a इंटू k ये लेफ्ट कोसेट है जनरेटेड बाई a, ये सॉरी g के हम लेते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, g ये बराबर हो जाएगा g इंटू k सच दैट k बिलोंग्स टू ग्रुप k। और चूँकि k क्या है, कैपिटल K सेंटर z का सब ग्रुप है,
तो सेंटर के सारे एलिमेंट ग्रुप जी के सारे एलिमेंट से कम्यूट करते हैं, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, k इंटू जी लिख सकते हैं, जहाँ पर k बिलोंग कर रहा है ग्रुप k में, और ये क्या है k इंटू जी है। तो लेफ्ट कोसेट फॉर ऑल g बिलोंग्स टू g, तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो गया इसलिए सारे g के लिए, इसलिए जो k होगा वो नॉर्मल हो जाएगा इन ग्रुप जी। एंड k अगर नॉर्मल हो गया ग्रुप जी में, तो ऑर्डर ऑफ g बाई के, ये क्वोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ ग्रुप k, विच इज़ स्ट्रिक्टली लेस दैन ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप k ये एक से ज़्यादा है, p है। फर्दर p टू द पावर m माइनस 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g बाई k। क्यों? क्योंकि k का ऑर्डर क्या है, p है, तो एक p पावर कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग p टू द पावर m माइनस 1 बचेगा, और वो इस क्वोशिएंट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सिंस ऑर्डर ऑफ k क्या है, p है, एंड p टू द पावर m डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप g, hence by induction hypothesis g by k has a subgroup। इसका सबग्रुप किस टाइप का होगा, से h by k of ऑर्डर p टू द पावर m माइनस 1, क्योंकि p टू द पावर m माइनस 1 ऑर्डर ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप g बाई के को डिवाइड कर रहा है, इसलिए एक सब ग्रुप मिलेगा इस क्वोशिएंट ग्रुप का जो h बाई के टाइप का होगा, और जिसका ऑर्डर p टू द पावर m माइनस 1 होगा। ऑब्वियसली ये जो h है वो सब ग्रुप होगा g का, और h कंटेन करेगा k को। इसलिए जो ऑर्डर ऑफ h होगा, h क्या है, सब ग्रुप है ग्रुप g का, और ऑर्डर ऑफ h क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ h बाई के इंटू ऑर्डर ऑफ k, और ये हो जाएगा p टू द पावर m माइनस 1 इंटू ऑर्डर ऑफ k विच इज़ p, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, p टू द पावर m हो जाएगा। तो हमें एक thus we have a subgroup H of G of order p to the power m, and hence the result is true in this case, and hence by induction the theorem follows। तो ये हमारा इंडक्शन मेथड से कंप्लीट और सबसे सिंपलेस्ट प्रूफ था शाइलो-फास थ्योरम का, और यही प्रूफ सेम इसी प्रूफ से जो हमने मेंशन किया था स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड, वो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं, पर्टिकुलर केस लेके या कोरोलरी लेके भी कर सकते हैं, और चाहे तो सेम यही प्रूफ ही रिपीट कर सकते हैं उसके लिए। इनफैक्ट स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड बहुत ही स्पेशल केस है जो हमने अभी प्रूफ किया है इस रिज़ल्ट का। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा मोस्ट पावरफुल या मोस्ट जनरल स्टेटमेंट है शाइलो-फास थ्योरम का।
नेक्स्ट वीडियो में हम साइलो सेकेंड थ्योरम और उसके बाद साइलो थर्ड थ्योरम प्रूफ करेंगे, और वो भी बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से। उम्मीद है ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। लाइक करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।